ओके हेलो एवरीवन। लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल तक हो गया था। अभी हमने मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल की तरफ अप्रोच करना है, जिसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है? हमने अब इससे पहले ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट पढ़ा था। ठीक है, पहले हम ये सोचते थे जब ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट किसी को नहीं पता था, उस टाइम ये सोचा जाता था कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बिहेव्स लाइक अ वेव, बट लेटर ऑन experiments like black body radiations या phenomena like black body radiations and photoelectric effect, they prove that light also behave like a particle. ठीक है, सिमिलरली अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो क्या कोई पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है? ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आना तो जाहिर था। ठीक है, तो और ऑब्वियसली आया भी। डी ब्रोगली जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उन्होंने ये देखा कि जाहिर सी बात थी कि उन्होंने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है मतलब मोशन में है, तो उसके साथ एक वेव हमेशा एसोसिएटेड रहेगी। मतलब अगर एक बॉल मूव कर रही है, तो जैसे आपको तो क्या दिख रहा है, सिर्फ बॉल मूव कर रही है, तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट डेफिनेटली करेगी। ठीक है, अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएट जरूर करेगी। ठीक है, तो कारण क्या है कि हमको तो कोई वेव नहीं कहता है ना, हम तो एक मटेरियल या एक पार्टिकल जैसे ही सबको समझ में आते हैं। हम कोई वेव की तरह तो हमने कभी एक दूसरे को ट्रीट नहीं किया है ना, क्यों? तो यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन दिया डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, h is your Planck constant, m is your mass and v is the velocity and lambda is your wavelength. तो वेवलेंथ उस वेव की जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, उस ऑब्जेक्ट उस वेव का जो वेवलेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी पता हो। तो मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि केमिस्ट्री में है ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट किया गया। ठीक है, वहां पे बहुत सारे तरीके हैं मास फाइंड आउट करने के। तो अब बात किस पे आ गई? अब बात आ गई है वेलोसिटी पे, कि मतलब अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए, मास हमको पता चल गया है, एच का वैल्यू तो कांस्टेंट है, अगर हमको वेलोसिटी पता चल जाए ना उस मूविंग पार्टिकल की, तो हम उसका वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अभी अगर आपको दो बातें अच्छे से समझ में आ गई। पहली तो ये कि जो पार्टिकल है उसके पास ड्यूअल बिहेवियर होगा, वो पार्टिकल के जैसे तो बिहेव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसके पास वेव कैरेक्टर भी होगा, और वो जो वेव एसोसिएटेड होगी उसके साथ, उसकी जो वेवलेंथ है वो इस इक्वेशन 2.2 के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, एक मिनट, एक चीज हम कर देते हैं नाउ। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो इक्वेशन है, न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 2.13 पूछा है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बता दिए 9.1 इंटू 10⁻31। ये वैल्यू आप चाहे याद भी कर लो, ये वाली 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि मास इतना ही रहता है इलेक्ट्रॉन का। और बताया है कि जो कैनेटिक एनर्जी है दैट इज 3.0 इंटू 10⁻25 जूल, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो पूछा है इसका वेवलेंथ बताओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास आपको दे दिया है और काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, तो वेवलेंथ पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या करोगे, आप यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि वेवलेंथ निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया, आपको मास तो जनरल इलेक्ट्रॉन का पता रहता है, आपको वेलोसिटी चाहिए होती है। वेलोसिटी आपको नहीं पता होगी तो आप वेवलेंथ नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ से इस रिलेशन से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हमने यहाँ से v का वैल्यू फाइंड आउट किया। v का वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है, पुट कर दी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m, इसका स्क्वायर रूट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की है, मास पुट किया है, ये आ गया आपकी वेलोसिटी, दैट इज योर 812 इज योर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी पता चल गई है, तो आगे वेवलेंथ निकाल दी। लैम्डा में
इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंड मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 एंड वेलोसिटी इज योर 812। तो जब सब कुछ सोल्व किया तो दैट इज योर 8967 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये समझ में आ गया नैनोमीटर में क्यों चेंज, कैसे कर लिया चेंज। ये आपको मुझे बताना है कि आपने इसको नैनोमीटर में कैसे चेंज किया। सिंपल सी बात है, 10⁻⁹ मीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ तो अगर इसमें से निकाल दूं मैं तो वो नैनोमीटर में चला गया है ना, बचा क्या 10⁻⁻1 है ना। 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, 10 से डिवाइड करना। तो इस वैल्यू को 8967 को 10 से डिवाइड किया तो इट विल बी 896.7, ठीक है, नैनोमीटर। ओके, सिमिलरली आप इसके दूसरे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं बट फिर भी करके जाना, ठीक है। नाउ जो मेन अब हमारे पास है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो उनका जो प्रिंसिपल है वो ये बात कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, मैं देखना चाह रही हूँ कि उसकी पोजीशन इस टाइम क्या है और मैं ये भी देखना चाह रही हूँ कि उसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, ठीक है। तो वो मैं दोनों चीजें कभी भी एक साथ मेजर नहीं कर सकती हूँ। इसका कारण क्या है, ठीक है, उन्होंने हालांकि देखो वर्डिंग क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब क्या, मास तो पता है, अगर एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं पता चल पा रहा इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी नहीं पता चल पा रही। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इज नोन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, एज यू नो दैट इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। तो मास का तो पता है हमको, अगर मोमेंटम नहीं पता चल पा रहा है इसका मतलब वेलोसिटी नहीं पता है। तो आप इसको समझ लीजिए कि आपको पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ पता नहीं चल सकते। तो नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। हाँ, पहले तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन याद रख लीजिए। इसके डेरिवेशन तो नहीं है बट सिंपल आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। उन्होंने ये बताया। अब ये डेल एक्स क्या है, डेल समझ तो ये जो ट्राइंगल का साइन है ना, लेट मी हाईलाइट इट अगर हो जाए, नहीं हो रहा। ओके, ये जो आपका डेल ट्राइंगल का साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब आपका होता है चेंज, ठीक है, इट रिप्रेजेंट चेंज, ठीक है, कितना चेंज आया। तो डेल एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनसर्टेनिटी इन एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब कि पोजीशन मान लो हो सकता है आपने करेक्ट मेजर नहीं करी है ना, आपने पोजीशन करेक्ट मेजर नहीं करी तो आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली जो अनसर्टेनिटी आया है उसको हमने डेल एक्स कह दिया। डेल पी एक्स क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। दो चीजें हैं, या तो एक्स अनसर्टेन होगा या फिर मोमेंटम अनसर्टेन होगा। तो वो कह रहे दोनों का जो प्रोडक्ट हो सकता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी दैट मैक्सिमम विल गो कि या तो ये h अपॉन 4 पाई से बड़ी हो ये वैल्यू, या फिर ये h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने देखो p दैट इज द सिंबल फॉर मोमेंटम, पुट कर दी वैल्यू mv, p इज इक्वल टू होता है mv, तो ये डेल mv हो जाएगा। अब m तो पता है ना, m को किस तरफ ले जाऊं, राइट साइड, राइट साइड ले गए, देखो ये m आ गया इधर। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, डेल x इंटू डेल वी एक्स इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी जितना रहेगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बड़ा होगा या उसके किस बराबर होगा, किसके, h अपॉन 4 पाई m के। तो h वही प्लैंक कांस्टेंट है, पाई आपकी 3.14 है एंड m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। तो अब कारण क्या है जी, अब हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखो कभी भी अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है, ये टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन, लाइक एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो आपको जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर लाइट फॉल कराना पड़ेगा देखने के लिए, है ना। लाइट तो फॉल कराना पड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा।
तो वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हो, उसके ऊपर लाइट फॉल करा रहे हो, तो वो जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है दैट शुड बी लोअर देन द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन x है ना, मान लो x इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन जो वेवलेंथ आप यूज करोगे उसको देखने के लिए, लाइट जो आप यूज कर रहे हो उसकी जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ही इतना छोटा है, आपको बताया ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, किसने देखा इलेक्ट्रॉन? नहीं देखा है, हमने तो नहीं देखा ना, किसने किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से देख लिया होगा बात अलग है, बट ऐसे तो नहीं दिखते इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इतना छोटा था, इतना उसको साइज इतना छोटा है और उससे भी छोटी वेवलेंथ की हमने, उस वैल्यू से भी छोटी वेवलेंथ की हमने क्या लेनी है, लाइट लेनी है, तो इसका मतलब हमने कैसी लाइट यूज करनी है, हमने शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यूज करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है तो आपको शॉर्टर वेवलेंथ लाइट यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ लाइट यूज करते हो तो उसका क्या अच्छा या बुरा इफेक्ट होगा। अब आपको पता है वेवलेंथ कैसे देखते थे, डी ब्रोगली ने क्या बताया था, डी ब्रोगली ने एक चीज बताई थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एक और रिलेशन याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू एच, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, वही है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। yes. ये जो अगर वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो कहीं और किस लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, वेवलेंथ इक्वल टू है, किसके बताया था उसने, एच अपॉन एम वी या फिर मोमेंटम, है ना। तो मैं यहाँ पे एम वी को क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ मोमेंटम पी। तो क्या आप ये लिख सकते हो कि पी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, इसी इक्वेशन से, पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय वेवलेंथ, दैट इज योर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मेरे पास कीपैड में है नहीं ना, इसलिए मैं वेवलेंथ टाइप कर रही हूँ बार बार। तो पी इज इक्वल टू आपका एच अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ समझ में आ गया। तो अगर आपका वेवलेंथ लाइट का कम है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो वेवलेंथ है वो लाइट की कम है, तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, है ना, मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का मोमेंटम से इनवर्स रिलेशन है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी लाइट की तो मोमेंटम कम होगा, अगर वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। पर अभी हम पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कम वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि कहा गया है। तो मतलब हम कैसी लाइट यूज कर रहे हैं, हम ऐसी लाइट यूज कर रहे हैं जिसका मोमेंटम ज्यादा है। तो ज्यादा मोमेंटम होने से क्या प्रॉब्लम होगी, ज्यादा मोमेंटम होने से क्या होगा कि अगर कोई लाइट जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगी, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन पर लाइट पड़ेगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक तो होगा उसका, तो वो क्या करेगी, वो अपनी एनर्जी वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ ट्रांसफर कर देगी अपनी एनर्जी, किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एनर्जी गेन कर सकता है आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, क्लियर विद द लाइट। तो इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज होगा तो डेफिनेटली बात है उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। आप भाग रहे थे, आपको अचानक से एनर्जी मिल गई है, ठीक है, क्लियर, ऑब्वियसली आप डेफिनेटली फास्टर स्पीड से मूव करना शुरू कर दोगे, है ना, तो वेलोसिटी में आपकी चेंज आ जाएगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, लाइट पड़ते ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि जैसे ही लाइट पड़ा वैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो हम एक्चुअली नहीं पता लगा पाए कि उसका जो एक्चुअल वेलोसिटी था वो क्या था। अभी तो मैं वो वेलोसिटी देख पाऊंगी जो चेंज हो गई है, जो चेंज हो गई है लाइट के स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है, तो इसलिए अगर हाइसेनबर्ग ने बात कही है कि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली आप डिटरमाइन कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करना है तो आप क्या करोगे, कम मोमेंटम वाली लोगे, है ना, ऐसी लाइट लोगे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इफेक्ट ना करे स्ट्राइक करने के बाद, मतलब कम मोमेंटम वाली। कम मोमेंटम वाली लाइट मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, है ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना बच्चे,
उससे आप वेलोसिटी तो पता लगा लोगे, बट फिर पोजीशन में प्रॉब्लम है ना। वेवलेंथ ज्यादा होने से तो आप पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रॉन की, क्लियर। तो इसलिए आपको दोनों में से एक ही चीज एक टाइम पर पता चल पाएगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखो एक्चुअली बोहर ने क्या बात कही थी, बोहर ने कहा कि डेफिनेट पाथ्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने बात करी कि इलेक्ट्रॉन उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं ना, कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने हाइसेनबर्ग ने की प्रिंसिपल ने इस बात को बिल्कुल ही खारिज कर दिया है, रूल्ड आउट कर दिया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कभी कोई लाइट पड़ती होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होता होगा, उसका एनर्जी चेंज होता है, मे बी उसका पाथ भी डेफिनेटली चेंज होता होगा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है ना, उसको एक एनर्जी मिलती है, गॉड नोस वो किस डायरेक्शन में जाए, किस वेलोसिटी से जाए, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि इलेक्ट्रॉन आपका एक पार्टिकुलर किसी ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा डेफिनेटली। तो एक तो पहला तो इनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि उन्होंने बोहर के इस बात को खारिज कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जो प्रिंसिपल है ये बताया कि क्यों, मैंने जैसे बताया कि मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है ना। तो अब उन्होंने ये बोला कि अगर वेव एसोसिएटेड है तो हमको पता क्यों नहीं चलता, हम फील क्यों नहीं कर सकते, या हम उस वेव को डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते। तो एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए क्या होगा, उन्होंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको कि अगर आप सपोज करो यही प्रिंसिपल आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो जो मिलीग्राम में है, मिलीग्राम है ना, 10⁻⁻6 kg, क्लियर। मिलीग्राम वालों पे लगा रहा है, अभी पर्सन पे नहीं आया, ठीक है। तो मिलीग्राम पे लगाया तो देखा कि डेल वी इंटू डेल एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू पुट करी सबकी, एच का वैल्यू पुट किया, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू पुट कर दी, एम का वैल्यू क्या आएगा 10⁻⁻6, है ना, क्योंकि किसी मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रिंसिपल देख रहा है, इसका वैलिडेशन देख रहा है। तो जो टोटल वैल्यू आगे सॉल्व करके दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻28, है ना। आप समझ रहे हो 10⁻⁻28 कितनी छोटी चीज है, कितना छोटा वैल्यू है, बहुत कम, ठीक है। 10 इट्स लाइक पॉइंट डेसिमल के बाद 28 बार आपके जीरो आएगा, फिर समथिंग कुछ 1 आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो इट्स निग्लिजिबल, ठीक है। तो ऐसा में अनसर्टेनिटी जो होगी वो निग्लिजिबल होगी। तो इसलिए अगर हमारे ऊपर जो लाइट पड़ रही है किसी भी वेवलेंथ की, जनरली विजिबल रीजन की हमारे यहाँ आती है, या फिर IR UV पड़ रही है, तो उससे हमारी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो माइक्रोस्कोपिक पर उतना नहीं है, हमने इस प्रिंसिपल से देख लिया, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, इतनी छोटी है कि उसको स्टडी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है, इसलिए ओके। नाउ अब उन्होंने मिलीग्राम वाले के लिए तो देखा कि अरे इसका तो कोई रियल कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, है ना, इतनी छोटी वैल्यू आ रही है। अब वो क्या क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये जो अनसर्टेनिटी है वो इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना मैंने बताया था 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मास की वैल्यू पुट कर दो बस H/4πm में, तो वैल्यू आ गई 10⁻⁻4 मीटर इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गई है किसके लिए आई है जी, ये आई है आपके इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये फिर भी कंसिडरेबल है। वो कितना था 10⁻⁻28 था मैक्रोस्कोपिक के लिए, ये कितना है 10⁻⁻4 है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो इसलिए जो ये प्रिंसिपल है ये आपका माइक्रोस्कोपिक पर ही लग पाएगा, मैक्रोस्कोपिक पर ये प्रिंसिपल का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये प्रॉब्लम देखो आप, प्रॉब्लम 2.16, a golf ball has a mass of 40 gram and speed 45 meter per second, or the speed can be measured with an accuracy of 2%. Calculate the uncertainty in position. आपको बताया कि स्पीड को कितनी एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं 2%, मतलब 2% एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि
कहीं ना कहीं 2% की अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर हम सेइंग कि ना स्पीड कैन बी मेजर विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब कि 2% का कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी स्पीड में कितना है, 2% है। तो 2% किसका, स्पीड का है ना। स्पीड कितना दिया है, 45 मीटर पर सेकेंड। तो 45 इंटू कर देना है यहाँ पर, 45 इंटू 2/100, 2% है ना, तो 2/100 कर दिया। वैल्यू कितना आ गया, 0.9। ये अनसर्टेनिटी आ गई वेलोसिटी में। ठीक है, तो डेल v का वैल्यू पता चल गया, तो डेल x का फाइंड आउट कर सकते हो ना वेरी इजिली। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, है ना। तो यहाँ पर डेल x का वैल्यू आया 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर। ठीक है, मतलब इतनी अगर गोल्फ बॉल मूव कर रही है तो उस पर अगर कोई लाइट फॉल कर रही है तो मतलब उसकी जो पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, दैट इज 1.46 इंटू 10⁻33। तो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, क्लियर। तो इसका तो कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला, तो इसलिए ये जस्ट न्यूमेरिकल आपने फिर भी करने हैं, बताना है। अगर पूछा है तो निकालने को दिया है तो बताना है आपने, क्लियर। उसके बाद हमने करना है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। अभी जो बोहर मॉडल है आपका फेल हो गया, ऑल्दो उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स पे इसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करी, एनर्जी की बात करी, रेडियस की बात करी, है ना। ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस में जाके इलैप्स नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा कुछ अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है। ठीक है, तो रीजंस क्या थे जी बोहर मॉडल के फेलियर के। पहली बात तो ये है कि जो ये आपका बोहर मॉडल है ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर कंसिडर नहीं किया। द वेव कैरेक्टर ऑफ, एक मिनट, वेव कैरेक्टर, ये वाली लाइन देख लेना, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, नॉट कंसिडर्ड बाय बोहर मॉडल। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ही लिया है और वैसे उसकी स्टडी की, वेव कैरेक्टर की बात ही नहीं करी। वेव कैरेक्टर की बात करते तो समझ पाते, ठीक है, कि उसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या है कि बोहर मॉडल है, उसने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ, वही बात है, मैटर को इग्नोर कर दिया है। बात वही है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसिडर नहीं करना का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिकल है जनरली, तो ऑब्वियसली पार्टिकल मतलब मैटर है ना, तो मैटर का ड्यूअल बिहेवियर होता है। तो कहने का मतलब उन्होंने एक मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को ना तो वो समझ पाए, ना ही इस चीज को कंसिडर कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से, और जो उन्होंने बात कह दी कि वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, वो भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सब जो है वो बोहर के फेलियर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोहर मॉडल यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज योर, यहाँ पर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। श्रोडिंगर जो कि बहुत अच्छे फिजिक्स थे। ये जो चैप्टर है, ये आप देखना, इसमें जितनी भी रिसर्च हुई है इस चैप्टर में, चाहे रदरफोर्ड का मॉडल आया, बोहर का मॉडल आया, ठीक है, या फिर डी ब्रोगली है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ये सब फिजिस्ट हैं। ये सब फिजिस्ट थे जिन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया। ये सब केमिस्ट नहीं है, सब फिजिस्ट हैं। ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ब्रिज है। ऑल्दो ये जो स्टडी हुई है उनके मास के लेकर, उनके वेलोसिटी से लेके मॉडल तक, ये सब फिजिक्स में हुई थी। ठीक है, क्लियर। हम इसको केमिस्ट्री में इसलिए स्टडी करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। We will see you in the next lecture.